गुनाहों का देवता मैंने रिसेंटली पढ़ी है। ये बुक जितनी ज़्यादा इमोशनली रिच है उतनी ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रोफाउंड भी है। आज हम इस बुक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जैसे सुधा, चंदर, विंती और पम्मी, इन सभी के साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट कैरेक्टर्स ने जिस तरह रिएक्ट किया उन्होंने उस तरह से रिएक्ट क्यों किया। इन केस अगर आपने ये नावल नहीं पढ़ा है तो आगे 3-4 मिनट में मैं इस नावल की एक ब्रीफ समरी बताऊंगी। अगर आपने ये नावल ऑलरेडी पढ़ रखा है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प से आप डायरेक्टली एनालिसिस पार्ट पर जंप कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के एक कॉलेज, उनके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला और उनके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट चंदर से। डॉक्टर शुक्ला चंदर को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानते हैं। इस वजह से चंदर का डॉक्टर शुक्ला के घर पर आना जाना लगा रहता है। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है जिसका नाम सुधा है। थोड़े नखरे वाली, चुलबुली और बहुत मासूम। धीरे धीरे चंदर और सुधा की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। नहीं, रोमांटिक लव में नहीं, बट समथिंग मोर इमोशनल, मोर अनएक्सप्लेनेबल, या फिर शायद आप इसे स्पिरिचुअल लव का नाम भी दे सकते हैं। पर कुछ समय बाद उसे अचानक याद आता है कि प्रोफेसर शुक्ला का उस पर काफ़ी एहसान है। वो सोचता है कि सुधा के साथ अपने रिश्ते को कोई नाम दे देना उसके प्रोफेसर का उसके विश्वास के साथ धोखा होगा। इस वजह से धीरे धीरे चंदर सुधा के लिए अपनी फीलिंग्स को मोरली गलत समझने लगता है। इस वजह से चंदर सुधा के साथ अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को ही डिनाई कर देता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और सुधा की शादी की बात होने लगती है कि डॉक्टर शुक्ला को चंदर पर विश्वास था, इसीलिए सुधा की शादी की सारी जिम्मेदारी वो चंदर को देते हैं और चंदर उन जिम्मेदारियों को पूरा भी करता है। उसकी शादी कहीं और हो जाती है और चंदर बस देखता रह जाता है। पर उसके चले जाने के बाद चंदर को रियलाइज़ होता है कि वो सुधा के लिए क्या फील करता था। पर अब तो शादी कहीं और तय हो ही चुकी थी। चंदर को मूव ऑन तो करना ही था, पर वो इतनी आसानी से कर नहीं पाता है। सुधा के चले जाने के बाद चंदर की ज़िंदगी में पम्मी आती है। पम्मी मॉडर्न, इंडिपेंडेंट लड़की थी। पास्ट के बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस की वजह से पम्मी मानो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बिल्कुल चिढ़ ही गई हो। पर चंदर यहाँ पर ये सोचता है कि क्योंकि वो सुधा के चले जाने के बाद काफ़ी दुखी है, तो अगर वो पम्मी के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाए तो शायद वो सुधा को भूल जाएगा। अपनी इस सोच के साथ चंदर पम्मी से क्लोज तो हो जाता है, पर उसकी ये तरकीब उतनी काम नहीं आती। एंड इवेंचुअली ही वॉज डन विथ पम्मी एज वेल। अब चंदर की लाइफ में एक और वुमेन आती है। ये एक्चुअली सुधा की कज़न ही थी। अब ये चंदर को इमोशनली थोड़ा सा कंफर्ट करती है एंड इन दोनों में एक सिंपैथी बॉन्डिंग बन जाती है। कुछ टाइम बाद चंदर को पता चलता है कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अब सुधा ज़िंदा नहीं है। ये बात सुनकर उसे काफ़ी दुख तो होता है, पर फाइनली वो विंती के साथ शादी करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ क्रिटिक्स सुधा को गलत बताते हैं कि वो ओवरली इमोशनल थी, तो कुछ चंदर को कहते हैं कि उसने धोखा दे दिया और वो कैरेक्टरलेस था। इस नॉवेल की सबकी अलग इंटरप्रिटेशन है। आप अपना इंटरप्रिटेशन कमेंट में बता सकते हैं। इस नॉवेल को पढ़कर सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि आखिर चंदर और सुधा की दोस्ती इतने डीप इमोशनल बॉन्ड में कन्वर्ट कैसे हो गई। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे मेरे एक्सपोजर इफ़ेक्ट कहते हैं। इसका मतलब जब आप किसी इंसान के कांटेक्ट में फ्रीक्वेंटली आने लगते हो तो इवन इफ़ अगर आप उसे पहली बार में पसंद नहीं भी करते तो भी ग्रेजुअली आप उसे ओवर द टाइम पॉजिटिव लाइट में देखने लगते हो। और दूसरा रीज़न होता है सेल्फ डिस्क्लोज़र, यानी चंदर और सुधा दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेफ़ बेस बन गए थे। खुशी हो तो भी चंदर, दुख हो तो भी चंदर। इस वजह से सुधा का अटैचमेंट चंदर से बढ़ गया था। शादी करोगी? हाँ करूँगी। किससे?
इस सीन में सुधा की इनोसेंस तो है ही, पर साथ ही में यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है जिसे आप अज्यूम्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। जब आप किसी से बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन में होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स और सामने वाले के थॉट्स और फीलिंग्स में डिफरेंस नहीं समझ आता। आपको लगने लगता है कि शायद आप सामने वाले के बारे में जैसा सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, सामने वाला भी बिल्कुल सेम वैसा ही सोच रहा है। इस वजह से जब चंदर ने सुधा से पूछा किससे, तो सुधा हंसने लगी, इसलिए क्योंकि शायद उसके लिए इस सवाल का जवाब बिल्कुल ऑब्वियस था, जैसे वो कह रही हो तुमसे ही, और भला किससे। बेटा चंदर, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इस सीन में डॉक्टर शुक्ला चंदर की सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चंदर को एक तरीके से साइकोलॉजिकल बर्डन ही दे रहे थे। जब कोई ऐसा इंसान जिसकी आप डीपली रिस्पेक्ट करते हो, वो आपसे किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फिर वो आप पर बहुत भरोसा दिखाते हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रांग डिज़ायर होती है किसी भी कीमत पर उस विश्वास को बनाए रखने की। चंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सुधा से प्यार तो करता था, पर साथ ही में वो ये भी नहीं चाहता था कि डॉक्टर शुक्ला उस पर जो इतना विश्वास करते हैं उनका विश्वास झूठा साबित हो जाए। इस वजह से चंदर सुधा के लिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेता है, पर कुछ टाइम बाद जैसे ही सब कुछ शांत होता है, उसे अचानक से ये समझ आता है कि वो सुधा के लिए क्या फ़ील करता था। पर तब तक तो देर हो चुकी थी, शायद बहुत देर। शायद इस नावल की एक ही बड़ी ट्रेजेडी है, एक बात कही नहीं गई, एक बात सुनी नहीं गई। मैं क्या करूं यार? मैं समझ सकती हूँ। विनती का चंदर के लिए कंपैशनेट लव ये बताता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी लाइफ में प्यार नहीं बल्कि कंपैशन की भी ज़रूरत होती है। विनती ने ऐसा नहीं कहा कि तुम सुधा को भूल जाओ, पर उसने उसे स्पेस दिया, सेफ्टी दी एंड अनकंडीशनल एम्पैथी शो की। चंदर और विनती के रिलेशनशिप में सुधा जैसी इंटेंसिटी तो नहीं थी, पर स्टेबिलिटी ज़रूर थी।